प्राधिकरण से हमारा यही अनुरोध है, सीओ साहब से भी यही अनुरोध है, हमारा विधायक जी से, माननीय सांसद जी से भी यही हम अनुरोध करेंगे कि आप इसमें थोड़ा दखल करें। इनके ना टीएम करने की वजह से खत्म हो चुके हैं, जिनका हम संज्ञान सर्टिफिकेशन लिखित रूप में नोएडा अथॉरिटी को और जिला प्रशासन को दे सकते हैं। गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि हमारे को फायदा है, लेकिन गवर्नमेंट में लॉसेस लॉसेस लॉसेस, लेकिन वो कौन कर रहा है लॉसेस, वो सामने आना चाहिए ना कि वो किसने रोका है, ये रोका किसने। इस बारे में जिला प्रशासन को, भाजपा गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए और इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए कि ये क्या चीज है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये जनता परेशान है। तो हमने बार बार चिट्ठी लिख के नोएडा प्राधिकरण से ये मांग करी है कि या तो आप इसे रेगुलराइज करो, जो भी पेनल्टी आपकी बनती है आप उसे लो, और या फिर अगर आप इसे तोड़ना चाहते हो तो नोएडा को एक सेक्टर से शुरू करो, आप पूरे नोएडा को तोड़ दो जितना आपको लग रहा है कि इलीगल बना हुआ है। समाजवादी ने देश का सबसे बड़ा नुकसान किया है, हमारे नोएडा क्षेत्र का तो विशेषकर नुकसान। नोएडा प्राधिकरण हमारा है, हमारी सरकार है, हमारी टीम है सारी, हमारे अधिकारी हैं, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे, कोई लड़ाई नहीं है। गुड नेम सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। अच्छा, तो सर यहाँ भीड़ ये इकट्ठा क्यों हुई है, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा सेक्शन 10 नोएडा प्राधिकरण के रिगार्डिंग मीडिया को हमने बुलाया है और अपने विचार व्यक्त करने के लिए कि अथॉरिटी की तरफ से सेक्शन 10 के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस बारे में मीडिया को, प्रशासन को, जिला प्रशासन को, स्टेट प्रशासन को, सबको हम अपडेट करना चाहते हैं कि सेक्शन 10 के रिगार्डिंग हमारे नोएडा वासियों को किस तरीके से हिरासमेंट किया जा रहा है और एक करप्शन के अंडरटेक हमको जो इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या हैरेसमेंट हो रहा है आपके साथ में? क्या हैरेसमेंट हो रहा है आपके साथ में? हिरासमेंट ये हो रहा है कि जब नोएडा बसा था तो इन्होंने नोएडा में LIG फ्लैट्स और EWS फ्लैट्स एक मंजिल बना के दिए थे, लेकिन इस बारे में इन्होंने सोचा नहीं कि नोएडा का आगे डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ढेर सारी योजना ला रहे हैं, MNC कंपनी ला रहे हैं, और MNC कंपनी जब बाहर से आ रही है तो उसमें एम्प्लॉय का क्राउड बढ़ रहा है और क्राउड बढ़ने के साथ में उनको आवास चाहिए। इस बारे में इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। इन्होंने क्या किया है कि जो बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं 112 मीटर, 162 मीटर, 300-400 मीटर, उसमें इन्होंने स्टील पार्किंग के लिए स्पेस बढ़ा दिया है ले दे करके। और पहले कोठियों में मेन रोड पे कोई भी मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं करी जा रही थी। अभी इन्होंने क्या किया कि मतलब स्टाम्प लेकर के उनमें जो पैसा लेकर के उनका मतलब जो एरिया यूज करने के लिए बढ़ा दिया है और उसको कॉमर्शियल में मतलब यूज करने के लिए अलाउ कर दिया है। लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं, EWS और LIG वाले, जो कि जिनके परिवार बढ़ रहे हैं, और वो मतलब ये वर्क सर्किल मतलब जो नोएडा प्राधिकरण है हर साल मतलब जो सर्किल रेट बढ़ा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको ये खरीदना मुश्किल हो रहा है। जो मीडियम तबके का आदमी है, निम्न वर्ग का आदमी है, अब वो कैसे खरीदे, वो बैंक को EMI दे या फिर नोएडा अथॉरिटी को या फिर उसका जो रजिस्ट्रार का खर्चा दे या फिर अपने बच्चों का भरण पोषण करे। तो ये महंगाई के हिसाब से इसको जो है इनको मतलब जो फ्लोर का रेशियो बढ़ा देना चाहिए। जो भी मतलब फाइन हो या जो भी गवर्नमेंट से मतलब जो उसका सर्किल रेट हो उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब जो रेगुलाइज कर देना चाहिए 3 मंजिल 4 मंजिल के लिए अकॉर्डिंग कंडीशन। वो नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि LIG और EWS फ्लैटों के लिए जो भी बंदा वहाँ पर ट्रांसफर कराने जाता है उसका हरासमेंट किया जाता है, उसको जूते चटकाने पड़ते हैं। 6-6 महीना, 12-12 महीना, 2-2 साल हो गई हमको। इस बारे में कोई प्रशासन, भाजपा गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई नहीं सोच रही है, जबकि इसकी पहली सूचना CEO को पहुंचा दी है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कृपया करके हमारी सबकी जो हमारे सेक्टर 22 वाले हैं या फिर नोएडा में रहने वाले हैं, EWS और जनता फ्लैट वाले, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी की बच्चे की शादी हो रही है, कोई एजुकेशन के लिए लोन ले रहा है, एजुकेशन में पढ़ाने के लिए अपना मकान बेच रहा है, कोई शहर छोड़ के जा रहा है, तो ढेर सारी कंडीशन में आदमी कोई मर रहा है, ICU में एडमिट है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी, ऐसी क्या लाइफ में प्रॉपर्टी अच्छी है जिसको हम अपनी ज़िंदगी के लिए विशेष कार्य के लिए हम उसको मतलब बेच नहीं सकते। तो फिर प्रॉपर्टी का ही काम की, आदमी मर रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ICU में है, और हम आजकल कोई किसी को देता तो है नहीं, अपनी प्रॉपर्टी पे नंबर आता है, और वो उस प्रॉपर्टी को हम ना बेच के उसमें यूटिलाइज करें, डॉक्टर को ना दें, तो हमारा तो आदमी मर जाएगा। और इस बारे में मैंने ये भी देखा है कि मेरे नॉलेज में कम से भी कम 15 से 20 लोग हार्ट अटैक से और मतलब कुछ अपनी आर्थिक परेशानी की वजह से और इनके ना टीएम करने की वजह से खत्म हो चुके हैं, जिनका हम संज्ञान सर्टिफिकेशन लिखित रूप में नोएडा अथॉरिटी को और जिला प्रशासन को दे सकते हैं। हमारी मीडिया से अपडेट कराने की, प्रशासन से अपडेट कराने की और नोएडा प्राधिकरण को अपडेट कराने की यही मतलब हमारी कोशिश है
कि इसको जो रेगुलाइज किया जाए, टीएम करे जाए सबके, किसी को हरासमेंट नहीं किया जाए, किसी से रिश्वत नहीं लिया जाए। वैसे तो नोएडा वर्ल्ड में मतलब जो कहते हैं जी हाईटेक सिटी है, लेकिन इसमें वर्क जो है अभी भी भाजपा और मतलब जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक जैसे ही काम हो रहे हैं। इनके खून में अभी तक मतलब भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे सरकार कोई भी आ गई है, लेकिन ये जब तक भ्रष्टाचार इनके खून से अलग नहीं होगा तब तक यहाँ के मतलब अथॉरिटी के जो भी काम हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएंगे। किसी भी काम को कराने के लिए अथॉरिटी में कोई भी एक आदमी जाता है, कोई भी पर्सन जाता है अपना टीएम कराने के लिए या अथॉरिटी से रिलेटेड XYZ काम कराने के लिए, वहां पर एक कदम भी फाइल बिना रिश्वत के बिल्कुल नहीं चलती है। इस बारे में प्रशासन को सोचना चाहिए, भाजपा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। भाजपा गवर्नमेंट अपने को अच्छी बनती है, लेकिन आज तक इस बारे में हमने विधायक को भी सूचित किया है, MP साहब को भी सूचित किया है, नोएडा अथॉरिटी CO को भी सूचित किया है, RWO को भी सूचित किया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। ये सब बिल्कुल बहुत गलत हो रहा है। इस बारे में जिला प्रशासन को, भाजपा गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए और इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए कि ये क्या चीज है, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। ये जनता परेशान है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो टीएम नहीं हो रहे हैं LIG के जनता फ्लैटों के, इन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके कोई भी फाइन रखें, कोई भी किसी तरीके का इनका जो खर्चा रखें और उसको रेगुलाइज करें, जिससे कि पब्लिक परेशान ना हो या इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। जूते चटका रहे हैं, 2-2 साल से परेशान है बहुत ज्यादा। आदमी अब पेट्रोल डाल के आग लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और इस बात को मुख्यमंत्री ऑफिस तक हम पहुंचाने के लिए तत्पर हैं और प्रधानमंत्री ऑफिस तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। यदि इस बारे में कार्रवाई नहीं हुई तो, और DDRWA हमारे साथ में है, हम आगे यदि इसमें कोई समाधान नहीं हुआ तो हम आगे की कार्रवाई हमारी प्रयासरत रहेगी और आंदोलन जारी रहेगा। मैं आर्मी से एक्स सर्विसमैन हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों को ट्रांसफर की वजह से। मैं भी 1-1.5 साल से देख रहा हूँ, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी बेचारे को बेचना है तो अपने परिवार के लिए बेचता है, आदमी प्रॉपर्टी बनाता है तो अपने उसके लिए बनाता है, पैसे को संभाल के रखता है किसी वजह से। अगर गवर्नमेंट का कितना लॉस है, जो अफसर इसके लिए जवाबदार है वो गवर्नमेंट का कितना लॉस कर रहा है, कितना रेवेन्यू कितना खत्म हो रहा है गवर्नमेंट का। इस बात को गवर्नमेंट सोचे, क्या चीफ मिनिस्टर इसको बोलेगा? चीफ मिनिस्टर ही करेगा, बाकी कोई इसका कोई ना कोई जवाबदार है जो इसकी जवाबदारी लेता है। क्यों उसने ऐसा किया? अगर है तो पेनल्टी लगाएं, कोई बात नहीं, पेनल्टी देने के लिए बंदा तैयार है। जिसकी प्रॉपर्टी है वो बेचना खरीदना वो पेनल्टी देगा। अगर उसने गलत किया है तो पेनल्टी देगा, पेनल्टी का हकदार है वो। लेकिन क्यों रोका गया है, इसका जवाब जनता को चाहिए हर हालात में चाहिए इसको। तो मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी ये रेगुलाइज होना चाहिए और इसका जो जवाबदारी है जिसने ये रोका है, तो किस वजह से रोका है वो पब्लिक को उसको जवाब देना चाहिए कि इस वजह से उन्होंने ये रोका है। जो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा तो गवर्नमेंट का नुकसान है। पर्सनल तो नुकसान है ही है, लेकिन गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान है। ठीक है सर, तो ये बताइए जो धमकी है ये कैसे दे रहे हैं? मतलब कुछ लोगों को भेज रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं या फिर क्या? नहीं, धमकी का तो मैंने नहीं सुना है। कि धमकी का ये है कि आप जो है वहां जाइए तो पता ही नहीं लगता कि कौन क्या है, कौन क्या ले रहा है, कौन क्या ले रहा है, वो तो पता ही नहीं लगता वहां पे। लेकिन होता नहीं है, काम हो नहीं रहा है किसी का भी। लोग जो है 10 बार जाते हैं, 15 बार जाते हैं, यार मेरा ये कर दो, मुझे पैसे की जरूरत है, किसी की बेटे की शादी है, कोई उत्तराखंड बोला मैं बेच के उत्तराखंड जा रहा हूँ, प्लान हो रहा है वहां जा रहा है। तरीके से तो आप अपने घर के मालिक अब बचे ही नहीं है। बचे ही नहीं है हम अपने घर के मालिक। जब हम अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ खरीद बेच नहीं सकते तो मालिक यानी पैसा हमारा गवर्नमेंट भी रखे। अगर गवर्नमेंट को फायदा है तो बताए ना हमको ये फायदा है। गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि हमारे को फायदा है, लेकिन गवर्नमेंट को लॉसेस, लेकिन वो कौन कर रहा है लॉसेस, वो सामने आना चाहिए ना कि वो किसने रोका है, ये रोका किसने? जो गवर्नमेंट का इतना लॉस कर रहा है, पब्लिक का लॉस कर रहा है, पब्लिक को हरास कर रहा है, वो है कौन? चुपचाप बैठे, ठीक है नेता जो है चीफ मिनिस्टर, खाली चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी की जवाबदेही चीफ मिनिस्टर की है, लेकिन चीफ मिनिस्टर इसमें हर कुछ तो चीफ मिनिस्टर नहीं करेगा, जो कोई ना कोई तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका सामने आना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए और ये खुलना चाहिए सब कुछ। ये जो है जो जनता जो परेशान है, तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है रेगुलाइज होना चाहिए ये चीज जो है, जो अब ये जो ट्रांसफर है ये होने चाहिए। किसी को अपना पैसे का ही हकदार नहीं, मालिक नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, जो अपना पैसा अगर वो कहीं लगाना चाहता है, दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है, वो कर नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम तो ये हो रहा है। सर गुड नेम आपका, क्या करते हैं आप? प्रदीप वोरा, मैं RW का अध्यक्ष हूँ, सेक्टर 22 HWL का, और पूरे नोएडा के RW फोनवा का वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या मांग है आपकी? मांग हमारी, हमने बार बार प्राधिकरण को ये चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखे हैं जी जी। कि यहाँ पे ये सबसे पुराने सेक्टर है, 12, 22, 15। यहाँ पे उस टाइम नोएडा को बसाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सिंगल स्टोरी मकान दिए। जो सिंगल स्टोरी मकान दिए तो उनका ट्रांसफ़र होता था। अब जैसे जैसे
एक परिवार में 2 आदमी थे, वो बच्चे हुए, फिर उनकी शादी हुई, परिवार बढ़ गए तो उन्होंने ऊपर जो है उनकी मंजिल बना ली, किराएदार आ रहे हैं, फैक्ट्री बना लिए हैं, मंजिलें बना ली। जब अब क्या हो रहा है इसमें, ये ऑलमोस्ट पूरे नोएडा में है। तो हमने बार बार चिट्ठी लिख के नोएडा प्राधिकरण से ये मांग करी है कि या तो आप इसे रेगुलराइज करो, जो भी पेनल्टी आपकी बनती है आप उसे लो, और या फिर अगर आप इसे तोड़ना चाहते हो तो एक नोएडा को एक सेक्टर से शुरू करो, आप पूरे नोएडा को तोड़ दो। जितना आपको लग रहा है कि इलीगल बना हुआ है, ये धारा 10 की तलवार क्यों लटका रखी है? धारा 10 की तलवार लटका दी किसी के ऊपर तो वो लटकी जा रही है। 5 साल हो गया, अब यहाँ को कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन ले रहा है, मकान का म्यूटेशन नहीं हो रहा है, किसी की परिवार में किसी की डेथ हो गई, उसके बच्चों से नाम प्रॉपर्टी होनी है वो नहीं हो रही, तो ये प्रॉब्लम है। तो हमारा कहना ये है कि जो अगर नोएडा अथॉरिटी को ये लग रहा है कि ये इलीगल है तो उसे तोड़ दिया जाए, नहीं तोड़ दिया तो रेगुलराइज किया जाए पेनल्टी लेके। जब आप एक बिल्डर को 20-20 मंजिल बनाने की परमिशन दे रहे हो और 112 मीटर के प्लॉट हैं, उससे बड़े प्लॉट हैं, उनको आपने 15 मीटर तक की हाइट बढ़ाने की जो है परमिशन दे दी है, तो ये जनता फ्लैट हैं या LIG फ्लैट हैं, इनको क्यों नहीं परमिशन दे रहे आपसे? अब इन्हें परमिशन दीजिए, जो भी इसके आपके चार्ज हैं आप चार्ज लीजिए। हमारी यही डिमांड है, क्योंकि इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, हर चीज़ में परेशानी है। पहले 5 साल से हम देख रहे हैं ये मतलब 2-4 साल से तो बिल्कुल ट्रांसफ़र बंद है। कहीं किसी मकानों की हो जा रही है, किसी मकानों की नहीं हो रही है, पैसा देते हैं उनको हो जाती है शायद, जो नहीं देते तो नहीं होती। हमारी डिमांड यही है। हमने अपने फोनरवा के लेटर हेड पे भी लेटर लिख के दिया हुआ है नोएडा अथॉरिटी को। अभी हमारी मीटिंग होगी CO साहब के साथ, उसमें भी हम ये मुद्दा उठाएंगे। तो हमारी मांग है कि इससे जो है सरकार को राजस्व मिलेगा और सरकार इसे जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करेगी ताकि लोगों को राहत मिल सके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर हंट में और मैं हूँ आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। तो हमारे साथ अभी NP सिंह सर मौजूद हैं जो कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा के प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए सर से हम बात करते हैं कि ये जो 3 साल पहले धारा 10 लागू हुई थी जिससे जनता काफी टाइम से परेशान चल रही है, लेकिन ले दे के उनका काम पहले कर दिया जाता था, लेकिन इन दिनों वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई है कि उनसे पैसे भी ले लिए जाते हैं पर उनका कोई काम पूरा नहीं होता है। तो सर अभी हमने कई लोगों से बात की, जनता से बात की हमने सेक्टर 22 में जाके, जहाँ पे वो लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि वो सुसाइड करने पे आ गए हैं। तो सर उन्हें कैसे उन्हें इन सब दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी? दिक्कतों से तो मुक्ति मिलेगी ही, क्योंकि आज हिंदुस्तान में, देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी बहुत ही ईमानदार बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई समस्याएं आएंगी, उनके रहते रहते सारे काम ठीक से हल हो जाएंगे और सब समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं कि सुसाइड तक लोग पहुँच गए हैं, तो ये एक लोकल प्रॉब्लम है, ये कोई देश की या प्रदेश की प्रॉब्लम नहीं है। नोएडा अथॉरिटी की एक लोकल ये समस्या सामने आई है, जो हमारे सामने भी आई है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ नोएडा में RWA काम करती है। RWA ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है। तो RWA निवासियों के भले के लिए बनाई जाती है कि हमारे जो निवासी हैं उनके सारे काम ठीक से हो जाएं, और RWA मिलाकर एक फेडरेशन ऑफ नोएडा RWA का गठन किया गया जिसको फोनरवा कहते हैं, वो भी RWA के लिए काम करती है। और DDRWA जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर की संस्था है, वो भी RWA के लिए काम करती है। तो हम सबका उद्देश्य एक ही है, वो है नोएडा के निवासियों के हित में काम करना। देखिए पिछली सरकारों ने, आप बात करें, समाजवादी ने इस देश का सबसे बड़ा नुकसान किया है, हमारे नोएडा क्षेत्र का तो विशेषकर नुकसान किया। समाजवादी पार्टी आई, पहले यहाँ पर जिला गौतम बुद्ध नगर बना था, आते ही उसने जिले को खत्म किया और जिला बर्बाद किया। फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के उस जिले को दोबारा से कायम करवाया। उसमें हमारे नोएडा के निवासियों का बड़ा योगदान है, हमारे वकीलों का योगदान है, हमारे समाज सेवियों का योगदान है। सबने मिलकर उस जिले को दोबारा बनवाया। मैं उसके लिए नोएडा निवासियों को धन्यवाद देना। उसके बाद एक लड़ाई चली थी DND। जी सर, ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, एक मुहिम आपने तब चलाई थी जिसमें कहीं ना कहीं जीत भी हुई थी और लोगों से आपने लोगों को मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि ये नोएडा टू दिल्ली, दिल्ली टू नोएडा जो उन्हें ट्रैवल करने में जो उन्हें टोल देना पड़ रहा था, उसमें उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। तो वो एक मुहिम आपने तब चालू की थी, एक अब चालू की है, तो क्या समझे कि इससे जल्दी जनता को फिर से मुक्ति मिलेगी? देखिए बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। उस वक्त की लड़ाई हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी, जो पैसे को लूट कर ले जा रही थी। हमारी नोएडा की जनता को या नोएडा की सरकार को या उत्तर प्रदेश की सरकार को उसमें कुछ भी नहीं बचा था। वो
ऐसे लोग थे जो वहां पर बैठे थे डीएनडी लगाकर और जबरदस्ती लोगों से पैसा वसूल कर रहे थे, और वो वसूल पॉलिसी गलत थी करते चले जा रहे थे। जब नोएडा की जनता आ गई, सड़कों पर आ गई और कोर्ट में चली गई, तो नोएडा की जनता को कामयाबी मिली। उसमें कोई मेरी कामयाबी नहीं है, नोएडा की जनता की कामयाबी है। नोएडा की जनता ने उस लड़ाई को लड़ा था और वो कामयाबी मिली और वो जीती हमारी जनता ने। आज की मुहिम है, एक मुहिम है, कोई लड़ाई नहीं है। नोएडा प्राधिकरण हमारा है, हमारी सरकार है, हमारी टीम है सारी, हमारे अधिकारी हैं, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे, कोई लड़ाई नहीं है। एक पॉलिसी है, पॉलिसी गलत है, उस पॉलिसी को ठीक करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमने निवेदन किया है नोएडा अधिकारियों से कि भाई जो हमारे अधिकारी, सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं, वो हमारी जनता की तरफ ध्यान दें, तो उससे नोएडा का भी भला होगा और जनता का भी भला होगा। आज जो पैसा जाता है वो न तो नोएडा सरकार को जाता है, न उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है, न किसी सरकार को जाता है, बिचौलियों के, दलालों के पेट में जाता है वो पैसा, जो कि बिल्कुल गलत है। उससे एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम उस भ्रष्टाचार को खत्म करें, एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो नोएडा की जनता के हित में हो। इसमें कोई लड़ाई भड़ाई वाली बात नहीं है, एक पॉलिसी बनाने वाली बात है। हमने निवेदन किया है नोएडा सरकार से और प्रदेश सरकार, हम इसके लिए अपने विधायक जी से भी बात करेंगे, हम अपने सांसद जी से भी बात करेंगे, और बहुत जल्दी हम मुख्यमंत्री जी से टाइम लेने जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि हम ये जो समस्याएं हैं, जो गलत पॉलिसीज हैं यहाँ पर, उन पॉलिसी को ठीक किया जाए और नोएडा की जनता को राहत मिले उससे। क्योंकि पैसा अगर दलालों के पेट में जाता है, भ्रष्टाचारियों के पेट में जाता है, तो वो पैसा गलत जगह जाता है, गलत काम में भी यूज होता है उस पैसे का। हमारा ये अनुरोध है हमारे अधिकारियों से भी और सरकार से भी कि हमारी बात को ठीक से सुने और उसका जो समाधान हो सकता हो वो समाधान ठीक से करें। क्योंकि जिस वक्त ये मकान अलॉट हुए थे, सब सिंगल स्टोरी, चाहे वो सेक्टर 12 ले लो, सेक्टर 14 ले लो, सेक्टर 15 ले लो, सेक्टर 20 ले लो, सेक्टर 19 ले लो, 71 ले लो, 72 ले लो, 34 ले लो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। 82 में ले लीजिए, जितने फ्लैट बने हुए हैं उन सब के सब फ्लैटों में आज धारा 10 लगा दी गई। तो धारा 10 लगाने का मतलब, अगर कहीं कोई गलत काम कर रहा हो तो मैं उसको कह सकता हूँ कि भाई गलत काम कर रहे हैं तो उनको जुर्माना लगना चाहिए। लेकिन लोगों की उस वक्त जरूरत एक सिंगल स्टोरी, आज उसके 4 बच्चे हो गए, आज उनको 4 स्टोरी की आवश्यकता है। नोएडा प्राधिकरण उन पर एक पॉलिसी बना दे कि भाई इन लोगों पे आपको सर्किल रेट का इतना पैसा बनता है, जो आपने एक्स्ट्रा बना लिया है उसका पैसा आप जमा कर दीजिए और इसको रेगुलाइज कर लीजिए। क्योंकि अब तोड़ तो सकते नहीं, उनको जनता की जरूरत है। तो उस पॉलिसी को बनाने की बात की हमने कोई लड़ाई की बात नहीं की, हमने कोई शिकायत की बात नहीं की। हमने प्राधिकरण के अधिकारियों से एक प्रार्थना की है कि भाई आप एक ऐसी पॉलिसी बना दीजिए कि यहाँ के गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई भ्रष्टाचारियों के खाते में ना जाए, इन लोगों के काम आए और इनका ठीक से काम। सर, हमने जनता से जब बात की तो उनका ये कहना है कि जो हमारा मालिकाना हक है वो हम तक नहीं रह गया है। हम ना अपनी जमीन बेच सकते हैं सुकून से, ना ही हम लोन ले सकते। तो आप उन्हें क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि वो धैर्य रखें और कितने समय तक उन्हें इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी? स्नेहा जी, सच्चा काम बिल्कुल होगा। ये योगी जी की, मोदी जी की सरकार है। इस सरकार में जो भ्रष्टाचारी, जो दलाल, जो उस टाइप के लोग क्रिमिनल काम कर रहे थे, क्रिमिनलों को मिटा दिया गया, अच्छे लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी बात सुनी जाएगी और सुनने के बाद इस पर ऐसी पॉलिसी बनेगी कि नोएडा की जनता के हित में काम हो। हमारी सरकार काम करेगी और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ हम सरकार से इस पॉलिसी को बनवा कर रहेंगे कि नोएडा की जनता का हित हो, नोएडा की जनता को लाभ मिले और उनकी समस्याओं का निदान होगा। सरकार नोएडा की जनता के लिए काम करेगी। सरकार बनाई जाती है जनता के लिए, जनता के काम के लिए बनाई जाती है। अगर जनता के लिए काम नहीं करेगी। सर, इससे पहले माफ करिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी सर, इससे पहले लोग डर रहे थे, अपनी बात खोल के रख नहीं पा रहे थे। पर जब से आपका वो वीडियो वायरल हुआ है, लोग उनमें वो आ गई, वो जिज्ञासा दिख रही है कि वो खुलकर बात कर पा रहे हैं। तो देखिए, बात डरने वाली नहीं है। बात यह है कि लोगों को समझ आनी चाहिए कि अपनी बात के कहने का तरीका आना चाहिए। हमारे लोगों को वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे अपनी बात को लेकर। मेरे माध्यम से ये बात अधिकारियों तक पहुंच गई है, जनता तक भी पहुंच गई है और अधिकारियों तक भी पहुंच गई है। और जब बात वहां तक पहुंचती है तो समस्या का समाधान होता है। तो इस समस्या का समाधान अधिकारियों को करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आगे के रास्ते फिर खुलेंगे।
जैसे हम लोग गए थे डीएनडी के पास, जी, हमने उनसे अनुरोध किया था भाई आप डीएनडी को ठीक से चला लीजिए। हमने तो उनसे यहाँ तक कहा था कि आप एक तरफ से 20 रुपए ले लीजिए और दोनों तरफ के 30 रुपए लेके आप इसको चलाइए, चलाते रहिए, हर साल पैसे मत बढ़ाइए। वो हमारी बात माने नहीं, हमसे लड़ गए, हमें कोर्ट जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं तो हल निकलता है। तो हमारी समस्या का समाधान यहाँ से नहीं हुआ तो कोर्ट से हुआ। कोर्ट तो हर काम के लिए स्वतंत्र है, हमारे अधिकारी काम नहीं करेंगे तो कोर्ट से भी काम कराना पड़ेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब हम अपनी बात को ठीक से रखेंगे तो हमारे अधिकारी इस बात को सुनेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं नोएडा वासियों को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नोएडा की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का नोएडा की सरकार के, नोएडा के अधिकारियों के बीच में बैठकर समस्याओं का समाधान होगा और नोएडा स्मूथली अपना ठीक से काम करेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में आए Thank you. और जनता आपसे बहुत बहुत ज्यादा खुश है कि आपके चलते वो खुलकर बातें कर पा रही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल खबर हंट में आके आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल मैं नोएडा के RWA के अध्यक्ष फोनरवा योगेंद्र शर्मा जी के साथ में मौजूद हूँ। तो चलिए उनसे बात करते हैं कुछ अहम मुद्दों के बारे में। तो सर, जब से धारा 10 लागू हुई है तब से जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ आप बोलना चाहेंगे? देखिए, धारा 10 नोएडा जहाँ पे फ्लैटों में अतिक्रमण हो जाता है, कोई एफआईआर ज़्यादा बढ़ा लेता है, वहाँ पे धारा 10 का नोटिस प्राधिकरण के माध्यम से दिया जाता है। तो सेक्टर 22, 11 जहाँ पे प्राधिकरण ने बने हुए फ्लैट हैं वहाँ पे ज़्यादा ये समस्याएं पिछले 2 साल से ज़्यादा आ रही हैं। तो ये बात हमने प्राधिकरण के माध्यम से लेके आए थे। तो उसमें उनकी ट्रांसफ़र, उनका लोन, वो सारी चीज़ें बंद पड़ी थी। तो हमने प्राधिकरण के काफ़ी लोग हमारे पास आ रहे थे, तो हमने प्राधिकरण को अवगत कराया था कि जहाँ पे इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, धारा 10 के नोटिस के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है या उसका कोई लोन नहीं हो पा रहा है या फिर म्यूटेशन नहीं हो पा रही है, तो हमने फोनरवा की तरफ से एक सुझाव प्राधिकरण को दिया गया था लगभग 1 साल पहले। हमने सुझाव दिया था कि भाई यहाँ पे जब नोएडा आया था तो उसमें उनके छोटे परिवार थे, तो जब 2 ही लोग उसमें परिवार में थे तो उनके लिए जो भी आपने दिया वो सूटेबल था। लेकिन आज वो परिवार बड़े हो गए, उनके 1-1, 2-2 बच्चे हो गए, उनकी शादियां भी हो गई हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा एफआर बढ़ा लिया है। तो मानवता के नाते आप थोड़ा सा उसमें एफआर बढ़ा के उस बिल्डिंग का ऑडिट कराएं, क्योंकि बाजी पर कोई बिल्डिंग कमज़ोर होती है तो उसमें खतरा रहता है बिल्डिंग का गिरने का भी। आप उसमें एक ऑडिट कराएं, ऑडिट के बाद आप उसमें कुछ फीस रखें और फीस रखने के बाद जो है आप उसको रेगुलाइज कर दें, क्योंकि जब नोएडा बसा था तो उसका एफआईआर भी कम था। आज जो है आज जो हम देख रहे हैं कि जो रेजिडेंशियल और भी प्लॉट हैं या बिल्डर के प्लॉट हैं उसमें एफआईआर बढ़ा दिया गया है, उनमें कोई एफआईआर नहीं बढ़ा है। तो प्राधिकरण से हमारा यही अनुरोध है, सीओ साहब से भी यही अनुरोध है, हमारा विधायक जी से, माननीय सांसद जी से भी यही हम अनुरोध करेंगे कि आप इसमें थोड़ा दखल करें और जो लोग वंचित हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं, जो पीड़ित पक्ष हैं, तो उन सबको इससे ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि वो सारे लोग गरीब लोग हैं, उनके पास संभव नहीं है कि वो ज़्यादा फ्लैट या और कहीं पे जाकर शिफ्ट हो सके। तो सर, जैसे कि अभी हम सेक्टर 22 में गए थे, वहाँ पे हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि कैसे नोएडा प्राधिकरण के लोग कैसे उन्हें परेशान कर रहे हैं, मनमाने तरीके से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो कैसे वो उनकी डिमांड है कि उन्हें बचाया जाए और धमकियां भी उन्हें मिल रही हैं, तो किस हिसाब से उनसे डील किया जाए, क्या कर सकते हैं हम? देखिए, ये माननीय योगी जी की सरकार है, धमकी मुझे लगता है कि देने की किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है कि कोई किसी धमकी दे। अगर कोई इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आता है तो आप फोनरवा को बताओ, हम माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सीओ साहब से मिलकर उन पर कार्रवाई कराएंगे। तो हो सकता है कुछ भ्रष्ट अधिकारी पैसे ले रहे हों, तो हम आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको अवगत कंफर्म कराते हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई प्राधिकरण के माध्यम से, माननीय विधायक सांसद जी के माध्यम से कराएंगे। तो सर, जैसे कि अभी हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि वहाँ पे उन्हें हैरेस किया जा रहा है और उनसे ये बोला जा रहा है कि जैसे वो अपने उन्होंने बोला कि वो अपने घर के खुद ही मालिकाना हक अब उनके पास नहीं बचा है, तो जिस चक्कर में कई लोगों ने सुसाइड भी किया है। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि आपसे आकर बात करें या फिर सरकार से उनकी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए, उनकी मांगों को सुना जाए, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो इसलिए वो जनता चाहती कि आपसे रूबरू करें, मिले। तो उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे, उन्हें किस तरीके से आप आश्वासन देना चाहेंगे कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, पिछले 2 साल पहले, जैसे मैंने अपने वक्तव्य में पहले बोला, ये सारा प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था फेडरेशन के में।
तो हमने जो है मुख्य कार्यपालक अधिकारी से ACO साहब से भी इस संदर्भ में मुलाकात की थी। तो उन्होंने हमसे कहा था कि एक आवेदन आप दे दो, हम इसमें सकारात्मक रूप से चीज़ों को रेगुलाइज करेंगे। तो उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें ढील होगी, फिर चुनाव आ गया, तो हम फिर से दोबारा से माननीय विधायक जी से, सांसद जी से मिलकर इन चीज़ों को मिलकर दोबारा जो है रेगुलाइज करने का पूरा प्रयास करेंगे। और प्राधिकरण भी बहुत ही, मुझे उम्मीद है, सकारात्मक रूप से इन चीज़ों को, हमारी चीज़ों को सुनेंगे। और जो मानवता के नाते जो लोग गरीब हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी समय से प्राधिकरण की कोई स्कीम भी गरीब तबके के लिए नहीं आ रही है, तो उन सब चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए प्राधिकरण कुछ न कुछ सकारात्मक रूप से इसमें कार्रवाई करेंगे। तो सर, जैसे गरीब तबके के लोग हैं जो यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है, कैसे वो रह सकते हैं यहाँ पर? देखिए, जैसे कि हम सबको मालूम है, अब से 3-4 साल पहले नोएडा प्राधिकरण ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट आवंटित करते थे। वो जो है या तो इंडस्ट्री एरिया हो या फिर वो रेजिडेंशियल एरिया हो, लेकिन पिछले 3-4 साल से पहले प्राधिकरण ने जो है बोली लगाने के माध्यम से प्लॉट दिए जा रहे हैं, जिससे उच्च वर्ग के लोग ही उसमें जो है प्रॉपर्टी डीलर बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और वही लोग उन प्लॉटों को ले पाते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि नोएडा शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बजट कम है। अब इंडस्ट्री लगाने के लिए जो है उनके पास कम बजट रहता है, तो प्राधिकरण एक रेट स्थापित करे, जो भी उनका लगता हो, जो सर्किल रेट है, और उसको फिर जो है ड्रॉ के माध्यम से जो है स्कीमों को लेके आए, ना कि नीलामी के माध्यम से, जिससे कि छोटा वर्ग जो है, जो और भी वर्ग हैं, उनको उसका जो है लाभ मिल सके। क्योंकि उस बोली में जो है किसी का बजट अगर 1 करोड़ का है, अगर उसमें फिर वो वंचित रह जाते हैं, फिर पैसे वाले ही लोग उन प्लॉटों को ले जाते हैं, जो छोटा वर्ग है फिर वो उससे दूर रह जाता है। जैसा कि अभी आपने फोनरवा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी से मैंने कुछ बातों पे, कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत की है, तो हमारी बात उनसे हुई और उन्होंने बताया कि कैसे जनता इन सब चीज़ों से उन्हें समाधान जल्द से जल्द मिलने की वो पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा परेशान ना हो, और कैसे गरीब तबके के लोग ये जो नए प्रावधान है इसके अनुसार यहाँ पर रह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा सिंह राजावत, कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ, सेक्टर 45।